हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम टू विजन क्लासेस। बेटा जो अब रिवाइज सिलेबस हो आपके पास उसमें आपके दोबारा से ऐड कर दिया आपकी यूनिट कौन सी है, सॉलिड स्टेट। और जो दो यूनिट हैं वो काट दी गई हैं, कौन है वो, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम ये जो सॉलिड स्टेट का आज पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक अच्छी सी यूनिट है सॉलिड स्टेट, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है इस यूनिट के अंदर। तो ध्यान देंगे, जैसे कुछ बातें आप पहले सीख चुके थे कि जो हमारे पास स्टेट तो और भी होती हैं, लिक्विड स्टेट भी और गैसेस स्टेट भी, और एक सॉलिड स्टेट है। इस यूनिट में हम मेनली सॉलिड जो स्टेट है उसकी पूरी जानकारी करेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसका नेचर होता है, कैसे वो रिएक्शन करता है, सॉलिड में कैसे डिफेक्ट होते हैं, ये सारी बातें, कैसा करैक्टर देता है वो, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरी है, फेरो है, ये सारी बातें वन बाई वन आएंगी बेटा इसके अंदर। ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आएगी कि जो हमारी सॉलिड है वो सॉलिड जो क्या पोजेस करती है, मतलब एक स्टेट पोजेस करती है जिसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। जिसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। सॉलिड जो है वो एक रिजिडिटी करेक्टर शो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल है उनकी पोजीशन फिक्स होती है और वो उस अपनी मीन फिक्स पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते हैं। और दूसरा जो सॉलिड है, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड, ये आपके पास वाइट बोर्ड है, ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके अंदर क्या है, वो पार्टिकल है अपनी जगह पे पोजीशन पे कैसे हैं, फिक्स हैं। इसलिए फिक्स होने की वजह से क्वेश्चन बन जाता है कि वाई सॉलिड पोजेस रिजिडिटी, कि सॉलिड रिजिडिटी पोजेस क्यों करता है। तो आप बताओगे कि उसके अंदर जो कंस्टेंट पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। और उसके अंदर जिस कंस्टेंट से वो बना हुआ है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स है, उसी पोजीशन पे वो ऑसिलेट करते हैं। और वो ऑसिलेट कब करेंगे, जब उसको हम हीट करते हैं तब। ठीक है, तो वही बातें हैं बिल्कुल। दूसरा जो लिक्विड आपके पास है, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, लिक्विड और गैस की, लिक्विड और गैस की, तो लिक्विड और गैस जो है आपके पास वो क्या पोजेस करते हैं, फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैस जो हैं वो क्या पोजेस करते हैं, वो आपके पास पोजेस करते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैस जो है वो क्या पोजेस करते हैं बेटा, फ्लूइडिटी। क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है, उनके पार्टिकल फ्रीली होते हैं। जैसे इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, उसमें पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कंपैरिजन वीक होता है, इसलिए फ्रीली मूव होने की वजह से उनके अंदर एक करैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। और सॉलिड के अंदर एक करैक्टर है वो क्या है, रिजिडिटी है बेटा। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब फ्रीली मूवमेंट मतलब गैस के अंदर सबसे ज़्यादा फ्री मूवमेंट है, लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में सबसे कम है, इसलिए ये रिजिडिटी शो करता है, RIGIDIT रिजिडिटी। और ये क्या पोजेस करता है, सॉलिड लिक्विड क्या करते हैं, सॉलिड ना, ये लिक्विड और गैस क्या पोजेस करते हैं बेटा, फ्लूइडिटी। तो आई थिंक ये बातें हमारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो हम इस यूनिट के अंदर आते हैं आपके। सबसे पहले हमने यही बात बताई कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर। उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। उसके बाद जिस द बिल्डिंग कंस्टेंट जिससे सॉलिड बनता है वो कैसे होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं एंड कैन ऑसिलेट अबाउट। अब जब वो अगर मूवमेंट करेंगे उसके अंदर, अपने उसी के अंदर पार्टिकल जब इसी के अंदर मूवमेंट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पे करते हैं वहीं पे। और दूसरा इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे पर्टिकुलर ये वाइट बोर्ड है तो इसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है आपके पास। दूसरा हाई डेंसिटी होती है, जो सॉलिड है उसकी हाई क्या है, डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स है पार्टिकल के बीच में वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से ही क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी है वो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास। उसके बाद है लो कंप्रेसिबिलिटी, या इसको आप बोल सकते हो इनकम्प्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम जो सॉलिड है उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना कि हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं बेटा, गैस को, फिर उससे कम किसको, लिक्विड को। तो ये सब जनरल बातें हैं। दूसरा इसके बाद आता है कि आपका
वाई डू सम सबस्टांस एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि जो सबस्टांस है वो सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पर दो बातें ध्यान रखेंगे, वो इस दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी, कि जो सबस्टांस है आपका वो कैसे सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, वो दो बातें पर डिपेंड करता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक आपके पास है थर्मल एनर्जी। दूसरा, पहली बात हम ध्यान रखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ये जो कहाँ होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, किस में होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में होगा, जो क्या करते हैं उसको क्लोजली टुगेदर रखते हैं, मतलब एकदम बाइंडिंग रखते हैं, मतलब उसके एक दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक रखते हैं। जैसे मान लो इसके, ये आपके पास एक ब्लैक मार्कर है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, क्लोज है, इसलिए क्या है, ये सॉलिड है, इसलिए क्या है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। दूसरा हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी अगर लो रखोगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस थर्मल ये इस टाइप की एनर्जी कब पोजेस करेगा आपके कंस्टिट्यूट पार्टिकल, जब आप क्या करोगे, आपका जो भी सॉलिड है उसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल को आप हीटिंग करोगे। हीटिंग करने से वो क्या करेगा, एनर्जी पोजेस करेगा। और उससे क्या होगा, जब मान लो जैसे मेरे पास ही है ये मान लो आपके पास एक ब्लैक मार्कर है भाई, मैं इसको, ये अभी सॉलिड में है, मैं इसको अगर हीट करूँगा तो हीट करूँ क्या होगा, तो ये मेल्ट होगा तो इसके बीच का मतलब क्या होगा, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या जाएंगे, फार अपार्ट जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, वीक हो जाएगी, मतलब जो उसके अंदर जो फोर्स हो गया हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर। तो ध्यान रखेंगे जब हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो भी क्या रहती है, लो रहती है। और उस कंडीशन पे आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बात ध्यान देंगे, जब आप क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर लो रखते हो, अगर आप टेम्परेचर देखो, ध्यान देंगे यहाँ पे आपने टेम्परेचर क्या रखा है, लो रखा है, तो टेम्परेचर लो है, थर्मल एनर्जी भी क्या होगी आपकी, लो होगी, थर्मल एनर्जी भी क्या होगी आपकी, लो। टेम्परेचर लो, थर्मल एनर्जी भी लो, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा आपका, हाई होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा आपका, अट्रैक्शन क्या होगा उस केस में, हाई होगा बेटा, क्योंकि लो है तो लो केस में आपके पास वो जो पार्टिकल है एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा रहे। अब दूर नहीं जा रहे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास। और अगर आप टेम्परेचर को हाई कर देते हो, टेम्परेचर क्या कर दिया, हाई, तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, थर्मल एनर्जी भी हाई हो जाएगी, बट ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, अब ये लो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है पार्टिकल, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे बिल्डिंग हुई है, उसके जो जिससे वो बना है, वो क्या हो जाएगी, अब लो हो जाएगी। तो ये बातें भी आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गई होगी। उसके बाद है क्लासेज ऑफ सॉलिड। हम इसको मेनली दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमरफस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस। इस क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड की दोनों की प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, सारी बातें आपके पास आएंगी। तो आई थिंक यहाँ तक का सभी को आसानी से क्लियर आउट हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी क्लासेज ऑफ सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड, ठीक है। और ये भी बातें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, ये सब जनरल करेक्टरिस्टिक्स और क्या होगी आपकी सॉलिड की होगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा भाई, वाई सॉलिड पोजेस रिजिडिटी, तो आप आसानी से बता सकते हो भाई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है और पार्टिकल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे बना हुआ है उनकी पोजिशन फिक्स होती है, उसी पोजिशन पे वो ऑसिलेट करते हैं। ओके, तो हम अब करते हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड को। तो यहाँ पे देखें आप बेटा, आगे आएंगे वैसे पॉइंट आप एक साथ कंप्लीटली लिख लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के अंदर मैं अभी जैसे 2 पॉइंट बताए हैं, फिर और 2 पॉइंट आएंगे, मैं जो भी पॉइंट आएंगे उनके साथ के साथ एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शेप की। अभी हमने देखा भाई सॉलिड जो होता है वो डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट एक ज्योमेट्रिक शेप होती है, मतलब पर्टिकुलर कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है। और जो अमरफस सॉलिड होता है वो होता है इरेगुलर शेप के अंदर, मतलब किसका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट ना हो, इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, इरेगुलर शेप होती है, क्योंकि उसके अंदर ये अभी हमने देखो नेक्स्ट पॉइंट बताया है, क्योंकि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट अरेंज इन रेगुलर फैशन, रेगुलर में नहीं होते, वो इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। और इरेगुलर अरेंजमेंट में होने की वजह से ही क्या है, उसकी शेप जो है वो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं आती, जैसे कि ज्योमेट्रिक पैटर्न में इसमें आती है। जैसे मान लो आप है, जैसे अगर हम जैसे शुगर के पार्टिकल की बात करें, तो जैसे मान लो एक पर्टिकुलर शेप बन गई ना आपके पास, एक तो ये शेप बन गई और एक हम बना दे मतलब कोई इस टाइप की, जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया,
तो ये कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है आपके पास, इस टाइप की इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो अमरफस सॉलिड के अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं आपके पास, बट एक डेफिनेट शेप बनती है किसके अंदर, आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। फिर ये भी बताया गया है भाई, जो कंस्टेंट पार्टिकल से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना था बेटा, उसके अंदर जो अरेंजमेंट रेगुलर तो था ही, क्योंकि ज्योमेट्रिक शेप है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है, तो रेगुलर फैशन तो है। दूसरा ये भी बताया गया है उसके अंदर जो पार्टिकल, उसके अंदर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, छोटा भी और बड़ा भी। मतलब कैसे, ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर को आप कैसे समझो, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास ये गेहूं के खेत है, मान लो जैसे ये, मान लो हमारे पास कोई ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी कर सकते हो, मान लो ऐसे हमने और भी लाइन कर लिया आगे, जैसे 15 कर दिए, तो 15 खेत हैं ऐसे, ठीक है। उन 15 खेतों के अंदर लगातार क्या है, उसके अंदर गेहूं है मान लो, तो एक लंबा रेंज हो गया ना ये। 15 खेत हैं और 15 खेतों के अंदर क्या है, सभी के अंदर गेहूं है। ओके, अच्छा, इसके अंदर सब में गेहूं थे, और अब उसके बाद हमने एक ऐसे किया, जैसे भाई 5 जो खेत थे उसके अंदर क्या कर दिया, गेहूं कर दिया, फिर 5 के अंदर सरसों, फिर 5 के अंदर गेहूं, फिर 5 के अंदर सरसों, फिर गेहूं, सरसों, गेहूं, ऐसे। तो इसका मतलब जो ऑर्डर था उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास एक चेंजमेंट है, मतलब क्या है, यहाँ पे 5 खेत जो गेहूं के थे, मतलब एक रेंज ये आ गया शॉर्ट का, फिर ये आपके पास किसके आ गए, आपके पास गेहूं के थे, फिर सरसों के आ गए, फिर गेहूं के आ गए, फिर सरसों के आ गए। तो इसका जो रेंज है इसमें दोनों लाइक करते हैं, लंबा भी करता है और छोटा भी लाइक करता है। बट जो यहाँ पर है अमरफस सॉलिड है, उसके अंदर मेनली जो रेंज लाई करेगी वो हमेशा शॉर्ट रेंज ही करेगी। जैसे मान लो भाई ऐसे आ गए, 2 खेतों के अंदर मान लो गेहूँ आ गई, फिर क्या आ गया, फिर मान लो एक खेत के अंदर सरसों आ गई, फिर आपके पास मान लो आपके पास एक खेत के अंदर फिर गेहूँ आ गई। तो मतलब एक छोटा रेंज चलता है, छोटा रेंज अगर जिसमें चलेगा वो आपके पास कैसा होगा, वो आपके पास होगा अमरफस सॉलिड में, और लंबा भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दोनों अगर चलते हैं तो वो आपके पास कैसे होंगे, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अच्छा, एक और चीज़ हम सीख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक 2D स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। एक आ गया आपके पास क्वार्ट्ज, एक तो क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज की बना लेते हैं पहले। जैसे मान लो इस क्वार्ट्ज को हमने इस टाइप से बना लिया, ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर हमने बना लिया ऐसे, ठीक है। यह हनी कम लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जैसे शहद का छत्ता, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर बन गई। किस स्ट्रक्चर बन गई, क्वार्ट्ज की। जो 2 डायमेंशन, मतलब मैं इस एक प्लेन के ऊपर दिखा सकता हूँ, ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल ये ऐसे यहाँ पे जो ये रिंग बनी हुई है यहाँ पे, जैसे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये सब कांस्टेंट पार्टिकल है इसके, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि मैं इसको पूरा अगर नीचे बढ़ाता जाऊं तो एक लंबा रेंज बन गया ना आपके पास, और एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है। तो इसका मतलब क्वार्ट्ज किस में कंसिडर होता है, क्वार्ट्ज कंसिडर एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वार्ट्ज कंसिडर एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि इसमें एक लंबा रेंज ऑर्डर था और उसके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, एक ज्योमेट्रिकल शेप दिख रही है आपको, ऐसी शेप बनी हुई दिखाई दे रही है आपके पास। तो इसका मतलब वो किस में कंसिडर जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्वार्ट्ज जो है आपके पास है वो हमेशा किस में जाएगा, कंसिडर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। दोनों के केस के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में सेम आएगा। इसके अंदर भी SiO2 होता है, सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, और क्वार्ट्ज ग्लास में भी वही होता है, बट अरेंजमेंट उसका अलग अलग होता है। वो अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे आगे, वहाँ पे भी आएगा। अभी आप माइंड में ध्यान रखें, क्वार्ट्ज के अंदर जो डेफिनेटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न था, ज्योमेट्रिक शेप थी, वो क्या है, एक रेगुलर फैशन के अंदर है, और रेगुलर फैशन के अंदर है आपके पास। जैसे इसमें देखो ना, फैशन 3 आ गई रिंग, फिर 2, फिर 3, फिर 2 3, ऐसे मतलब, या इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर मैं ये तो देखो क्वार्ट्ज हो गया, और क्वार्ट्ज ग्लास की बात करूं, उसके अंदर भी वही SiO2 यूनिट होती है। अगर मैं बात करूं क्वार्ट्ज ग्लास की, क्वार्ट्ज ग्लास की बात करते हैं बेटा, तो उसमें क्या है, ये अरेंजमेंट इस टाइप से नहीं होता, ये इस टाइप से होता है। देखो मान लो ये ऐसे हो गया,
मतलब अरेंजमेंट इस टाइप से इरेगुलर अरेंजमेंट है, ये ऐसा अरेंजमेंट। तो ऐसा इरेगुलर अरेंजमेंट किस में होता है आपका, अमरफस सॉलिड में होता है। किस में होता है, अमरफस सॉलिड में। और रेगुलर अरेंजमेंट किस में था आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये फर्क है। ये क्वार्ट्ज ग्लास की स्ट्रक्चर है 2D के अंदर, और वो किसकी थी आपकी, वो आपकी थी क्वार्ट्ज की, सिर्फ क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज ग्लास जिसके पीछे लगा वो है अमरफस सॉलिड। ठीक है, इसमें भी वही SiO2 यूनिट होती है। ये अब कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर। जब हम इस चीज़ को बार बार हीटिंग करते हैं और रैपिड कूलिंग करते हैं तो आपकी क्वार्ट्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर, क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर। तो आई थिंक सबसे पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सभी बच्चों को क्लियर आउट हो गई होगी। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब देखो बेटा, नेक्स्ट आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाते हैं, और वो एक रेंज पे होता है। जैसे मान लो हमने कोई सॉलिड लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, अब क्या है, मान लो इसके अंदर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में से ऐसा होता है कि जैसे ही 150 डिग्री सेल्सियस आएगा आपके पास, 150 डिग्री सेल्सियस आएगा तो उस पर बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। बट अमरफस में क्या है, जैसे यही मतलब एक अमरफस सॉलिड के अंदर ऐसे है कि सॉलिड आपके पास अमरफस सॉलिड, और मान लो हम उसका थ्योरेटिकल टेम्परेचर देखा वो कितना है, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हुआ कि वो स्टार्ट होना अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे क्या है कि भाई 110 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो गया कुछ, फिर उसके अंदर किस पे आया 115 पे चेंज हुआ, या फिर 116 पे, फिर 117 पे, फिर 118 पे। तो ऐसे एक रेंज में चलता है। जो अमरफस सॉलिड है उसका टेम्परेचर ऐसे रेंज में चलता है। ठीक है, और ये एकदम फिक्स टेम्परेचर होता है इसका। ये क्या होता है, इसका फिक्स टेम्परेचर होता है। भाई जो 150 है तो 150, 200 है तो 200, जैसे 200 या 150 मतलब जो भी टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर सबस्टांस का, तो उस पर जाके क्या होगा, एकदम क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और ये रेंज में चलता है। अब ये क्यों रेंज में चला ये, तो उसका रीज़न सीधा से है कि क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होने की वजह से ये क्या है, ये रेंज में चलता है। ये किस में चलता है, रेंज में। और इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होने की वजह से ये किस पे चलता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एग्जैक्ट जैसे पॉइंट आएगा मेल्टिंग पॉइंट का, उस पर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड के अंदर। तो हमने नेक्स्ट को डिस्कस कर लिया है मेल्टिंग पॉइंट को। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है आइसोट्रोपिक। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड आपके पास है बेटा वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक, और ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर के अंदर। अब इस चीज़ को कैसे समझें कि भाई ये आइसोट्रोपिक है और वो एनआइसोट्रोपिक नेचर के अंदर है। ओके, तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इन अमरफस सबस्टांस और ये जैसे प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या थर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोट्रोपिक में क्या है, जैसे गैस और सॉलिड की बात करें तो इसी तरह अमरफस सॉलिड में अगर जिस भी डायरेक्शन में जाएं इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। इनकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इनकी वैल्यू आएगी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आने की वजह से, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आने की वजह से इसको हम किस नाम से बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर के अंदर। अब मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं आपको, देखो मैंने इस चीज़ को एन आइसोट्रोपिक को एग्जिबिट बाय द क्रिस्टलाइन सबस्टांस, जो क्रिस्टलाइन सबस्टांस कैसे एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, तो मैंने कुछ सर्कल को ड्रा कर रखा है। एक सर्कल ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक ग्रीन ऐसे कर रखा है। और मैंने दो डायरेक्शन को भी सिलेक्ट कर रखा है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो एक आपको अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक अरेंजमेंट इस टाइप का है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक अरेंजमेंट ऐसा है। क्योंकि देखो इस अरेंजमेंट में अगर देखते हैं, मान लो ये आपके पास अरेंजमेंट है, तो जैसे ग्रीन ब्लैक,
जैसे ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन आ गए, नीचे क्या आ गए, ब्लैक ब्लैक आ गए। भाई देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं तो ऊपर क्या है, ग्रीन 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 सर्कल है, नीचे क्या है, ब्लैक 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 है इस एरो के केस के अंदर। और इधर चलते हैं तो क्या आते हैं, एक ग्रीन आ गया, फिर नीचे एक ब्लैक है, फिर एक ब्लैक है, फिर एक ग्रीन है, फिर एक ब्लैक ग्रीन है, एक ब्लैक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन के अंदर अरेंजमेंट क्या है इसका, अलग है, और इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या है, अलग है आपके पास। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक लाइन में नीचे खींचे ऐसे, तो इसके अंदर एक अलग ही अरेंजमेंट आ गया, इसमें अपने आप का एक और अलग अरेंजमेंट आ गया। मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे डिफरेंट अरेंजमेंट बनता है और डिफरेंट वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है। इसलिए ये क्या हो गया आपके पास, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन जो सबस्टांस होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर में होते हैं। वैसे ये वैल्यू अगर हम बात करें, इन वैल्यू की बात करें, जैसे गैस और लिक्विड की बात करें, तो ये वैल्यू और डायरेक्शन में इनकी क्या आएगी, सेम आएगी। बट इन केस ऑफ, तो इसी तरह हमने इसको कंसिडर किया है कि अमरफस सॉलिड में तो आती है सेम, इसलिए इसको आइसोट्रोपिक बोल दिया। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा आपका, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर में है, क्योंकि इसके अंदर इस जब आपको एन आइसोट्रोपिक नेचर को एग्जिबिट करना हो क्रिस्टलाइन में, तो ऐसा एक अरेंजमेंट बना सकते हो। तो इस अरेंजमेंट में दो डायरेक्शन ऐसे करके आप बोल सकते हो कि इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसी तरह इस चीज़ को हमने इसकी तरह कंसिडर किया है कि भाई इसके अंदर भी जो अरेंजमेंट है वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इसलिए एन आइसोट्रोपिक अरेंजमेंट होने की वजह से, एन आइसोट्रोपिक नेचर होने की वजह से आपको वो किस में कंसिडर होता है, आपका क्रिस्टलाइन सबस्टांस के अंदर होता है। ठीक है, कि पार्टिकल जो का अरेंजमेंट आया वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग आता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया इसका आइसोट्रोपिक ने, आइसोट्रोपिक जो प्रॉपर्टी थी। तो क्रिस्टलाइन में एन आइसोट्रोपिक और अमरफस में कैसी है, आइसोट्रोपिक। अब हम करते हैं इसकी क्लीवेज विद नाइफ। भाई चाकू से अगर काटें इसको तो किस में कैसी क्लीवेज आएगी, किस में क्लीन क्लीवेज आएगी और किसके अंदर आपके पास मतलब क्लीन क्लीवेज नहीं आएगी आपके पास, तो वो हम देखते हैं इसी के अंदर। तो ये बिल्कुल आसान सा है। तो आई थिंक ये तक की प्रॉपर्टी आपको क्लियर आउट होगी। या अगर नेचर की बात करें, एक पॉइंट इसमें है नेचर का, तो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से, और इसको जानते हैं सूडो सॉलिड। इसको किससे जानते हैं, सूडो सॉलिड के नाम से, या एक नाम और इसका सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं, और इसको जानते हैं ट्रू सॉलिड के नाम से। इसका नेचर कैसा है, ट्रू सॉलिड जैसा है। इसका कैसा है, सूडो सॉलिड जैसा है। कैसा है, सूडो सॉलिड। ठीक है, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो होती है वो क्या होती है, हाई विस्कोसिटी होती है। क्या होती है, हाई विस्कोसिटी होती है। ठीक है, दूसरा जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है, और अमरफस सॉलिड कैसा है, जिसके विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इसका नाम सुपर कूल्ड लिक्विड ये कैसे पड़ गया, तो आप देखो, एक ध्यान देना आपके पास है, जैसे मान लो ये कोई ओल्ड बिल्डिंग है, ये कोई ओल्ड बिल्डिंग है, और इस ओल्ड बिल्डिंग में ऐसे ये विंडो लगी हुई है, एक ओल्ड बिल्डिंग थी और उसमें ये विंडो लगी हुई है और ये शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है भाई दिन के दौरान, और तो दिन के दौरान जैसे मान लो जब धूप, समर सीजन के अंदर अगर हम गर्मियों की बात करें, तो यहाँ पे क्या होती है, धूप गिरती है इन ग्लासेस के ऊपर। ठीक है, क्या होती है, जो धूप है वो गिरती है इस ग्लास के ऊपर, जो विंडो पेन थे उनके ऊपर। और फिर नाइट के दौरान फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर दिन के दौरान फिर गर्म होगा, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। मतलब दिन के दौरान जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या होगी, जो ग्लास है वो गर्म हो गया, फिर नाइट के दौरान टेम्परेचर कम होता है, फिर कूल हो गया। तो ये हीटिंग होना, फिर कूल होना, हीटिंग होना, कूल होना। तो क्या होगा, काफ़ी दिन के दौरान जब ये जो ओल्ड बिल्डिंग के जो विंडो पैन है उनके अंदर क्या देखेंगे, ये जो आपके पास नीचे का जो साइड है ये तो क्या हो जाएगा, नीचे का साइड मोटा हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो ऐसे कर दिया, नीचे का साइड मोटा हो गया और ऊपर का साइड क्या होगा, थिनर हो जाएगा। ये थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, नीचे मोटा होगा और ऊपर से पतला होगा। शीशा, शीशा जो ग्लास था ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया कि वो जैसे हीटिंग हुआ, फिर कूलिंग हुआ, हीटिंग हुई, तो वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया।
वो क्या होगा आपके पास से मेल्ट हो गया, तो उसके अंदर जो पार्टिकल थे वो नीचे की तरफ आ गए, और नीचे की तरफ आने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से मोटा और यहाँ से क्या होगा पतला। मतलब ये नहीं कि 1-2 साल के अंदर हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ फ्लूडिटी का करेक्टर आ गया। जो ग्लास था उस ग्लास के अंदर क्या आया, फ्लूडिटी का करेक्टर। फ्लूडिटी करेक्टर की वजह से तो नीचे उसने क्या किया है, फ्लो किया है। नीचे क्या उसने क्या किया है, उसने नीचे क्या किया है, फ्लो किया है। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ही बनता है कि वाई ग्लास ऑफ विंडो पेन वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम, की जो ओल्ड बिल्डिंग है उसकी जो ग्लास हैं वो नीचे से क्या मिलते हैं, थिकर, और टॉप से क्या मिलते हैं, थिनर मिलते हैं, और वो मिल्की भी देखते हैं। तो जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो सॉलिड होता है, अगर हम बात करें ग्लास की, ग्लास में जो सॉलिड है वो कौन सा है, अमरफस सॉलिड। कौन सा सॉलिड है, अमरफस सॉलिड है। और उसको हम सुपर क्लियर लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई विस्कोसिटी है, और उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, फ्लूडिटी। क्या प्रोसेस होता है, फ्लूडिटी। और इस फ्लूडिटी की वजह से जो उसके जो पार्टिकल थे, कंस्टेंट पार्टिकल, वो नीचे की तरफ आ गए। तो नीचे की तरफ आने की वजह से जो बॉटम पार्ट था वो कैसा हो गया आपके पास, थिकर हो गया कंपेरिजन टू टॉप। दूसरा, इसके अंदर मिल्कीनेस भी आ जाता है। जो ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग की जो ग्लासेज है वो मिल्कीनेस मतलब धुंधले पड़ जाते हैं। अब धुंधले क्यों पड़ गए, मिल्कीनेस क्यों आ गया उसके अंदर, क्योंकि वो हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट, हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट, ये मतलब काफ़ी साल तक ये करेक्ट चलता रहता है। और इसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, कुछ सम क्रिस्टलाइन करेक्टर आ जाता है। इसकी वजह से वो कैसे देखते हैं, मिल्की देखते हैं। तो देखो दो बातें हमने सीखी यहाँ से। क्या बातें सीखी है, एक तो भाई मिल्की करेक्टर क्यों दिखता है, मिल्कीनेस क्यों आता है। तो आप क्या हुआ कि जो एनिलिनिंग ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, जो बार बार ये प्रक्रिया चली कि जो क्या था, हीटिंग ड्यूरिंग डे, जब दिन के दौरान गर्म हुआ, और कूलिंग एट नाइट, तो उसकी वजह से उसमें कुछ आ जाता है क्रिस्टलाइन करेक्टर, इसके लिए वजह से वो मिल्कीनेस दिखाई देती है उसके अंदर। दूसरा भाई, ये नीचे की जो पार्ट है वो तो बॉटम हो गया और ऊपर वाला पार्ट थिनर हो गया। उसका रीज़न क्या है, जो आपका ग्लास था वो क्या प्रोसेस कर रहा है, फ्लूडिटी। और फ्लूडिटी की वजह से जो कांस्टेंट पार्टिकल थे ग्लास के वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो करने की वजह से क्या हो गया आपके पास, नीचे का पार्ट मोटा हो गया मतलब थिकर हो गया, और ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया, थिनर हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसको, ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ ए सॉलिड। ये भी हमने प्रॉपर्टी को आसानी से सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लीवेज विद नाइफ, या किसी शार्प तेज धार वाले जो टूल है उससे अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो उसके अंदर कैसा आता है, क्लीन क्लीवेज आता है, मतलब एक स्मूथ सरफेस आएगा। और इसके अंदर कैसे आएगा, इरेगुलर, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इरेगुलर थी। जब अरेंजमेंट इरेगुलर है और उसको अगर हम काटेंगे, अगर हम उसको काटेंगे तो काटने के बाद जो उसका कट आएगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा। किसका, अमरफस सॉलिड का। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा होगा, क्लीन क्लीवेज होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम क्लीन कट जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास यही है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया ऐसे, तो एक क्लीन सरफेस आ जाएगा। और अगर मान लो अमरफस सॉलिड की बात करें तो मान लो हमने ऐसे काट दिया यहाँ से, तो जो पार्ट बन के आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक इरेगुलर कट सा आ गया आपके पास, और ये बिल्कुल इसका पार्ट बन के आएगा वो बिल्कुल ऐसे हो पाएगा, मतलब एक साफ, मतलब एक क्लीन सरफेस से आएगा, स्मूथ सरफेस से। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। तो आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं बेटा। देखो एक एक बात ध्यान देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उसको अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, नेचर कैसा है, एनाइसोट्रोपिक है, और उसमें कैसा है, अमरफस है। इसमें एनाइसोट्रोपिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम कुछ प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, क्योंकि उसके अंदर जो अरेंजमेंट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा, तो उसकी डिफरेंट वैल्यू आती हैं। बट उसके अंदर क्या है, आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। दूसरा, ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों में होता है, वो सिर्फ शॉर्ट में होता है। इसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है, उसकी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टेंट पार्टिकल की। ये क्लीन क्लीवेज देता है, वो इरेगुलर कट देता है। इसके यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, उसका रेंज में होता है। क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, उसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। और एक हमने क्वेश्चन सीखा कि भाई जो ओल्ड विंडो पेन थी ओल्ड बिल्डिंग की, वो क्या है, वो क्यों आपके पास बॉटम से थिकर होती है और ऊपर से थिनर होती है, तो ड्यू टू
क्योंकि जो ग्लास था वो कैसा एक अमरफस सॉलिड है और जो क्या पोजेस करता है फ्लूडिटी और हाई विस्कोसिटी। तो फ्लूडिटी की वजह से जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल नीचे की तरफ फ्लो कर गए और नीचे की तरफ फ्लो करने की वजह से जो बॉटम पार्ट था वो क्या हो गया आपका थिकर हो गया और ऊपर का पार्ट क्या हो गया थिनर हो गया आपके पास। मिल्कीनेस क्यों होती है? मिल्कीनेस का भी हमने आपको बताया क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एनिलिनिंग मतलब बार बार एक लंबे सालों के दौरान कि आपका जो ग्लास था हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट, बार बार काफ़ी साल तक आपका जो ग्लास है वो दिन के दौरान गर्म होता है और नाइट के टाइम के अंदर क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया बार बार होने की वजह से उसके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन करैक्टर आ जाता है और क्रिस्टलाइन करैक्टर की वजह से वो कुछ क्या दिखता है मिल्कीनेस दिखता है। और ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट मिल्कीनेस दिखेगा, उसका कुछ पार्ट मिल्कीनेस दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। तो जो पार्ट किस मिल्की मतलब धुंधला दिख रहा है वो है क्रिस्टलाइन करैक्टर और जो धुंधला नहीं दिख रहा वो आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन करैक्टर के अंदर आएगा। और नॉन क्रिस्टलाइन करैक्टर का मतलब क्या है? वो आपके पास अमरफस जैसा है। ठीक है, जो पार्ट धुंधला नहीं दिखाई दे रहा वो नॉन क्रिस्टलाइन करैक्टर में है। जो क्रिस्टलाइन में कौन सा होगा? जो धुंधला दिखाई दे रहा में, जिसमें मिल्कीनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ तक का आज कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास जो फोर्सेज हैं कैसे इसके अंदर जो नेक्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड के अंदर अलग अलग कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल में क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आएगा? जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। अमरफस सॉलिड का जैसे रबर, ग्लास, रबर है, ग्लास है आपके पास, फ्यूज सिलिका है, प्लास्टिक है और पॉलीमर है। जितने पॉलीमर हैं रबर, ग्लास और जितने भी पॉलीमर हैं हाई मोलिकुलर मास के, ठीक है, फ्यूज सिलिका, ग्लास है, ये सब किसी के अंदर आते हैं आपकी अमरफस सॉलिड के अंदर आते हैं। और जितने मेटल नॉन मेटल हैं वो किस में आएंगे? क्रिस्टलाइन में अंदर। रबर, ग्लास, फ्यूज सिलिका और पॉलीमर वो सब किस में आएंगे? इस अमरफस सॉलिड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और राइट डाउन करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें मेरे से। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विजन क्लासेज को।